हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की आंसर की। जैसे आप सभी जानते हैं 2025 में जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। और उसमें हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं और आपको आने वाले सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एग्जाम्स के लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर जो है वो इस बार नए वेंडर के द्वारा पूछे गए हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं पार्ट बी हमारा जनरल अवेयरनेस, और इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आंसर पूछा गया है जो आप देख पा रहे होंगे। आदित्य L1 मिशन और उसके पोलेड के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि आदित्य L1 जो मिशन हुआ था उसके पेलोड के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन आप देख पा रहे होंगे जो कि है हमारा आदित्य L1 पर SUIT पेलोड को सूर्य के फेस्टोफियर और क्रोमोस्फियर के तापमान और रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए निकट पराबैंगनी स्पेक्ट्रम और सौर डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन देखते हैं जो कि है हमारा सोलेक्स उपकरण का उच्च रिजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंग दैर्घ्य में सौर फ्लेयर और सक्रिय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, लगभग 1 साल या 6 महीने पुराना करंट अफेयर है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसका राइट आंसर देख पा रहे होंगे, कौन-सा है इसका राइट आंसर? तो 1 और 2 दोनों, तो दोनों हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे, तो आप अपनी तैयारी को भी इस तरह से ही रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है इसरो और जाक्सा, जिसे हम JAXA के नाम से भी जानेंगे। तो इसरो और जाक्सा के बीच जो सहयोग में संचालित लूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसमें आपको बताना है लूपेक्स मिशन का जो प्राथमिक जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा ये आंसर एकदम राइट हो जाएगा। चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जाँच करने के लिए और इसके अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए। तो आप इसे देख पा रहे होंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की कौन-सी गुण की उसकी तीव्रता या लाउडनेस जो है वो निर्धारित करती है? तो ध्वनि का कौन-सा गुण जो है उसकी तीव्रता जो कि लाउडनेस है उसको निर्धारित करती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयाम। तो आयाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप देख पा रहे होंगे, जो रेड से लिखा हुआ है वो क्या है हमारा रॉन्ग जो है, इस बच्चे ने रॉन्ग आंसर को टिक किया था। तो ये हमारा रेड वाला रॉन्ग को दर्शाएगा। जो येलो वाला है ये सही आंसर है और किस पे उसने टिक नहीं किया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस पे टिक हो गया है वो ग्रीन कलर का बन के आएगा। तो इस तरह से भी आप देख पाएँगे। पहले क्या होता था कि जो टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी तो उसमें नीचे ग्रीन कलर से मार्क होके आ जाता था कि वही हमारा आंसर होगा। इसमें आप इस तरह से भी इसको समझेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन-सा आपका राइट आंसर है। जो ग्रीन होगा डायरेक्ट आपने वही चूज़ किया होगा तो उसपे ग्रीन बन के आ जाएगा, जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे। और अगर आपने सही चूज़ नहीं किया तो उसका आंसर जो है वो ये लोग येलो कलर से बताएँगे और आपने जो चूज़ किया है वो उसके नीचे रहेगा। तो वो रेड कलर से रहेगा। तो इसमें आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ध्वनि का कौन-सा गुण तीव्रता या फिर उसके लाउडनेस को निर्धारित करता है? तो आयाम। आयाम में ध्वनि जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन-सा विषय आएगा इनमें से? बैंकिंग हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था, रक्षा या शिक्षा? तो ये आ जाएगा हमारा सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जिसे कहेंगे। तो ये हमारा स्टेट लिस्ट में आ जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन-सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची को स्टेट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। 3 प्रकार की सूची होती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हो सकता है आपके शिफ्ट में अगले जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें और राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 2023 के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस यहाँ तक के भी करंट अफेयर आपसे पूछे गए हैं। तो लगभग 1 से डेढ़ साल के करंट अफेयर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के करंट अफेयर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने करंट अफेयर में चले जाएँगे, तो आपको उन्हें छोड़ के जाना है। फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ, जिसे हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से भी जानेंगे, वो किस रूप में नियुक्त किया गया है? तो उन्हें जो है किया गया है वो कौन व्यक्ति हैं? तो वो हैं वी.आर. सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वी.आर. सुब्रमण्यम को 2023 में फरवरी में नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अनुच्छेद 356 भारत की
संघीय संरचना का किस प्रकार प्रभाव डालती है? हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? तो किस तरह से प्रभाव डालेगी? यह केंद्र को राज्य सरकारों से बर्खास्त करने की अनुमति देती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देती है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रक्रियाओं के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि 4 कथन में से कौन-सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, पशु कोशिकाओं में आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियाँ होती हैं। दूसरा है, कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तियाँ कोशिकाओं के अधिकांश आयतन को घेर सकती हैं। और तीसरा है, रिक्तियाँ ठोस और तरल दोनों के लिए भंडार थैलियों के रूप में काम करती हैं। तो इसमें से कौन-सा सही नहीं है? तो इसमें आपका पहला आंसर जो है वो हमारा सही नहीं है। सामान्यतः पशु कोशिकाओं में रिक्तियाँ पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं, जो कि गलत है। पादप कोशिकाओं की तुलना में वो रिक्तियाँ जो है वो जो है वो छोटी होती हैं। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा और यही जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो कि है, इंस्पायर मैनेक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन-सा मंच प्रयोग किया जाता है? तो ये है इंस्पायर पोर्टल। इंस्पायर पोर्टल जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। इंस्पायर मानक योजना के तहत प्रस्तुत करने के लिए कौन-सा मंच उपयोग किया जाता है? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म होता है? तो इंस्पायर पोर्टल होता है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष में मिशिल सिब्जेको को मुलाकात की? मिजिस सिब्जेको से मुलाकात की। तो ऐसा कौन-सा मुख्य रीज़न है जिसकी वजह से वो पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष मिशेल सिब्जेको से मुलाकात की? तो यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों की सराहना करने के लिए। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कबड्डी जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा इन्वेंटेड गेम है और कबड्डी ज़्यादातर इंडिया में ही खेला जाता है। तो इंडिया के गेम अगर बाहर खेले जाएँ, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा हमारे भारत देश के लिए। तो इसी तरह वो उनसे मिलने यूरोप में गए होंगे और उनको प्रयास करना होगा कि कबड्डी को बढ़ावा दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में है? जो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है वो किस जगह पे है? जैसा आप सभी को पता होगा वो मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? तो किस शाखा का ये हिस्सा होता है? ये होता है जो है बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, मतलब कि कार्यपालिका और विधायी दोनों का ये हिस्सा होता है, दोनों का हिस्सा होता है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, पॉलिटी से थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप पॉलिटी को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएँगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल और एनटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए पॉलिटी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएँगे। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेज़िडेंट है, वो सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? तो वो दोनों का है, एग्जीक्यूटिव का भी है और लेजिस्लेटिव का भी है, कार्यपालिका का भी है और विधायिका का भी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत के मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? तो जो है चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत कौन-सा ऐसी बंदरगाह की विशिष्ट सुविधा है जिसे भारत का मुख्य रूप से विकसित और संचालन कर रहा है? तो शहीद बेहेशिट्टी बंदरगाह। तो शहीद बेहेशिट्टी पोर्ट जो है वो चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि पहला है, आप स्टेटमेंट दे पा रहे हैं जो है, माधवीपुरी बुश मार्च जो 2022 में सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। दूसरा आता है, तुहिन कांता पांडे 28 फरवरी 2025 के 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। या फिर तीसरा जो है हमारा जो है, सऊदी अरब में पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किससे सम्मानित किया गया है? तो इन तीनों का स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन-सा ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन-सा ज़्यादा सही है। तो जैसे आप आंसर देख पा रहे होंगे 1 और 2, तो पहला और दूसरा जो ये है, आपने देखा कि माधवपुरी बुश मार्च 2022 में सेबी के प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी और दूसरा तुहिन कांत पांडे 28 फरवरी 2025 को 3 साल के लिए सेबी की नए प्रमुख नियुक्त के रूप में नया प्रमुख नियुक्त हुई थी। तो पहला और दूसरा ही राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो क्या है, वह बंदरगाह वो भारतीय बंदरगाह कौन-सा है जो लौह अयस्क या फिर आयरन ओर का सबसे अच्छा निर्यातक है? तो ऐसा कौन-सा बंदरगाह है जिसमें कि आयरन ओर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त होकर बाहर के लिए भेजा जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा मार्मोगाँव बंदरगाह। मार्मोगाँव बंदरगाह में सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो पाया जाता है और उसे हम बाहरी कंट्रो
बाहरी कंट्रियों में बेचते हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सेंड के लेखक का नाम क्या है? तो टॉम ऑफ सेंड के लेखक का नाम जो है वो आप इसे याद रखेंगे, गीतांजलि श्री है। तो गीतांजलि श्री ने लिखा था टॉम ऑफ सेंड। तो आप इस बुक को अच्छे से याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉम ऑफ सेंड मतलब रेत का टीला, या फिर इस तरह से भी आप इसे याद रखेंगे, जो कि है गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडी की भूमिका क्या थी? तो इसमें क्या है इनकी भूमिका, एनडीडी की भूमिका क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो वो है दुग्ध को बढ़ावा देना, या फिर व्यापार नीतियों का नियमन करना, या फिर आनुवांशिक रूप से परिवर्तन फसलों का विकास करना, या तिलहन की खरीद और प्रसंस्करण का प्रबंध करना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि फोर्थ वाला हमारा ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है तिलहन और खरीद प्रसंस्करण का प्रबंधन करना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एनडीडीबी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों से सही सुमेलित है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ अनुसूची लिखी गई है और उसके आगे वो बात लिखी गई है कि ये बात जो है इस अनुसूची में है या नहीं है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 11th अनुसूची जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। 11th अनुसूची में ही पंचायत की शक्तियाँ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पंचायत जो है किस आर्टिकल में है, मतलब कि किस अनुसूची में है, किस शेड्यूल में है। तो 11वीं अनुसूची में है पंचायत के पावर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? तो ये हो जाएगा हमारा जैविक और बायोमेट्रिक डाटा संग्रह की अनुमति देना। तो जैविक और बायोमेट्रिक डाटा संग्रह की अनुमति देने से हमें पता चल जाएगा कि ये कैदी जो है हमारे रिकॉर्ड में कितने साल पुराना है, या फिर इसने क्या किया है। तो क्योंकि उसका जैविक और बायोमेट्रिक डाटा हमारे पास उपलब्ध होगा, तो हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि ये कैदी कौन है, ये पहले क्या करता था, या फिर ये कितनी बार जो है जेल गया। तो इस टाइप की चीज़ें जो है बहुत आसानी से पता लगाया जा सकती हैं, जैविक बायोमेट्रिक अगर हो जाता है तो। आगे बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान का किस अनुच्छेद का प्रयोग अंतर्गत कर सकते हैं? तो इसमें आपसे सिंपल पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल में होती है? तो ये आर्टिकल 352 हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, आर्टिकल 352 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो 1991 में लागू किए गए थे। तो आपका ये भी राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार कब लागू किए गए थे? तो 1991 में ये लागू किए गए थे। आगे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शैली इन विशेषताओं से परिभाषित होती है? जो है रेड वॉल्ट, निगोले मेहराब, फ्लाइंग बुर्टेट्स और रंगीन कांच की खिड़कियाँ। तो ये कौन-सी वास्तुशैली है जो इस नाम से जानी जाती है? रिब्सवॉल्ड, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बैरेट्स और रंगीन कांच की खिड़कियाँ, ये है गॉथिक वास्तुकला। तो गॉथिक वास्तुकला में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसे याद रखेंगे, गॉथिक वास्तुकला में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला 73 क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, ये भी स्टेटमेंट बेस है और इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, जो कि है, यूएलपीआईएन भारत में प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। दूसरा है, आप जिसे देखें, यूपी यूएलपीआईएन एक 14 अंकीय पहचान संख्या होती है। तीसरा है, आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, यूएलपीआईएन भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने और विवादों को हल करने में मदद करती है। या फिर चौथा, यूएलपीआईएन केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण भूमि के लिए नहीं है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो है यूएलपीआईएन पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, और चौथा जो है वो सही नहीं है। तो यूएलपीआईएन केवल शहर क्षेत्रीय भूमि के लिए नहीं, तो ये सब गलत हो जाएगा, और ये हमारे सभी के लिए है। तो शहर के लोग के लिए भी है और ग्रामीण लोगों के लिए भी है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है नहीं है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक वैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा जो है नहीं हो जाएगा, राष्ट्रीय किसान आयोग। तो राष्ट्रीय किसान आयोग एक वैधानिक निकाय नहीं माना गया है, तो आप इसे याद रखेंगे
ये नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग कहेंगे, ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य कारण है, आप देख पा रहे होंगे, जो कि है नृत्योन्मुख नकदी फसलों की ओर रुझान और सार्वजनिक निवेश में कमी करना। तो शिफ्ट टुवर्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स एंड रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कृषि में गिरावट होने का यही मुख्य कारण है। तो आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रमुख कठिनाई क्या होती है? तो वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण के विधियों में समानता और निरंतर सुनिश्चित करना। तो ये हमारा जो है प्रमुख कठिनाइयाँ ये हमें सीखने को मिलती है अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स के आंकड़ों को जारी करते हैं। तो वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों और समानताओं और निरंतरता सुनिश्चित करना, कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसमें पहला ही आंसर आपका देख पा रहे हैं, भरतनाट्यम, जो कि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड। ये गरबा, लावणी या भांगड़ा जो है, ये हमारा जो है वो फोक डांस हो जाएगा। तो कौन सा डांस हो जाएगा? ये फोक डांस हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। भरतनाट्यम जो है वो हमारा एक क्लासिकल डांस है। बाकी जो ये 3 दिए गए हैं, गरबा हो गया, लावणी हो गया या फिर भांगड़ा हो गया, ये फोक डांस के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का वो राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ऐसा कौन सा स्टेट है हमारा यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित काम को ज्यादा महत्व देते हैं? तो उत्तर प्रदेश को लोग। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जनसंख्या ऐसी है जो कि कृषि से रिलेटेड काम करती है। आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझने के लिए कितने मुख्य चरणों का उपयोग किया जाता है? तो 6 मुख्य चरणों का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ें और देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिलेटेड है स्टेटमेंट, अरेशन और रीजन से। मतलब कि इसमें आपको एक जो है स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये इस वजह से होता है, इस कारण से ये चीज़ होती है या फिर नहीं होती। तो हम देखते हैं, पहला हमारा कथन जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि गुड फ्राइडे को एक सकारात्मक शब्द के रूप में नामित करना ईसाइयों, विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। गुड फ्राइडे तो आपने नाम सुना होगा, ये गुड फ्राइडे ये हमारे क्रिश्चियन लोगों से रिलेटेड होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट ये हो गया और कारण इसका ये है कि यीशु के बलिदान पूर्व मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इस दिन गुड का जो यूज़ है वो किया जाता है। इस दिन को गुड कहा जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो है वो हमारा असत्य है, लेकिन जो है आर हमारा सत्य है। तो चौथा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये वाला जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो हमारा सही नहीं है। लेकिन जो रीज़न है, जो कारण है, वो आर है और वो सही है कि यीशु के बलिदान पूर्व मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इन्हें गुड कहा जाता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि यीशु ने अपना जो जीवन है उसको बलिदान कर दिया था और उसी को सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए ही उन्होंने गुड शब्द का यूज़ किया है। लेकिन ऊपर वाले गुड फ्राइडे का मतलब कुछ और है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं, यहाँ लगभग 11,000 के आसपास लोग 2011 के अनुसार रह रहे होंगे। तो ये उस समय का सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे अधिक घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया था दिल्ली। तो आपका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, एक चालक छड़ एक समान चुंबकीय v के लंबवत वेग v के साथ घूम रही है। यदि v, b दोनों एक लंबवत छड़ की लंबाई l है तो उसके सिरों पे प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा किया जाता है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन आता है हमारा। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ये फिजिक्स से जो न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स के, उससे रिलेटेड है। तो आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, BLV इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिम्स्टिक्स, जिसे हम BIMSTEC कहते हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो कि है व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन करने के लिए बिम्स्टिक का यूज़ किया जाता है। बिम्स्टिक का प्राइमरी गोल यही है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि बिम्स्टिक का प्राइमरी गोल क्या है? व्यापार बाधाओं को कम करना और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देना।
आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण को 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण है जिसने 104 उपग्रह को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था? तो ये है PSLV C-37। तो आप इसके नाम याद रखेंगे, PSLV C-37 एक ऐसा जो है अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण है जिसमें कि 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। आगे है हमारा वर्ड, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो ड्यूस शब्द होता है वो किससे संबंधित है? तो आप इसे देख पा रहे होंगे, ये टेनिस से संबंधित है। तो इसमें आपने देखा होगा कि स्टैटिक जी के क्वेश्चन लगभग ज़्यादा नहीं है। अगर आप स्टेनो का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन में से लगभग जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी स्टैटिक्स के। तो आप इसे अच्छे से देख रहे होंगे कि इसका वेटेज कितना कम हो गया है, कि पहले 50 में से काफ़ी ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे स्टैटिक्स के, लेकिन अब इस नए वेंडर के द्वारा हमें आपको सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही स्टैटिक्स से देखने को मिलेंगे, वो भी मेन टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स से। वहीं से फिर स्पोर्ट्स हो गया या फिर फेयर फेस्टिवल हो गए, डांस फॉर्म हो गई, तो वहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन 2-3 जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि कौन सा अभयारण्य नेशनल पार्क कहाँ है, ये शब्द इस खेल से रिलेटेड है या फिर नहीं है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लोक डांस, फोक डांस, तो इसी तरह से आप इसे अच्छे से स्टैटिक्स को कवर कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, स्टैटिक को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये ना के बराबर खुशी आ रही है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीजीएल एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि ड्यूस शब्द जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है एसएससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजना शुरू की गई थी? जो हमारे देश में एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच जो उद्यमशीलता है, जो वो काम करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजना शुरू की गई थी? तो स्टार्टअप इंडिया शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लोगों को उनके काम में बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजना शुरू की गई थी? ये योजना है हमारी स्टैंड अप इंडिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, ये लॉज़ है और वो उसका डिस्क्रिप्शन है कि ये लॉ का जो मतलब है वो क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि माँग का नियम, तो माँग का नियम क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद है दूसरा, घटते सीमांत उत्पाद का नियम क्या है, या फिर परिवर्तनशील उत्पाद का नियम क्या है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि इन सबका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ए का दूसरा हो जाएगा कि माँग का नियम क्या होता है कि आय बढ़ने पर माँग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है। फिर बी का है हो जाएगा पहला, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक निश्चित बिंदु पर बाद बढ़ती हुई आय आगत सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगती है, और तीसरा जो है वो तीसरे से रिलेटेड हो जाएगा कि सीमांत उत्पाद शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है और फिर गिर जाता है। तो आपने देखा कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला और सी का तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्था का स्थापन किया गया, किस संस्था की स्थापना की गई? तो ये आईआईएम की स्थापना की गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। किस लिए? भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, आईआईएम की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत आयोग ठहराने के प्रावधानों से शामिल किए हैं? तो ये 10वीं अनुसूची है जो कि दल बदल कानून से रिलेटेड है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, पॉलिटी से ये क्वेश्चन है। तो कौन सी अनुसूची है जो कि दल बदल कानून से रिलेटेड है? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का वैज्ञानिक शब्द क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द आता है हमारा ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहेंगे, उसका साइंटिफिक टर्म क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा बल जो है ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारे प्लैनेट्स में, हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये तारों, ग्रहों या फिर आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है कि कोई भी प्लैनेट जो है किस तरह से मूव करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, कम तेज़ी से घूमेगा, ये सभी किस पर निर्भर करते हैं?
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे निर्भर करते हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है? तो ये हो जाएगा सूचना और पसंद आधार ढांचा, तो नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम ये बताता है कि डेटा संग्रहण करने से पहले व्यक्ति की अनुमति लेना भी उतना ही आवश्यक है कि वो व्यक्ति अपना डेटा देना चाहता है कि नहीं। यही इस नियम से इस जो अधिनियम है वो रिलेटेड है, सूचना और पसंद आधार ढांचा। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु से ज़्यादा यूनिट्स का उपभोग करता है तो वो क्या होता है, प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वीय तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो पूर्वीय तटीय मैदानों में कौन सी नदी डेल्टा बनाएगी? तो गोदावरी नदी जो है वो पूर्वीय तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। ये कुछ इम्पोर्टेंट फोक डांस या फिर फोक टर्म्स दिए गए हैं और इन्हें बताना है कि ये किस तरह से परफॉर्म होते हैं। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पहला है हमारा, ए का क्या है, ए का दूसरा है, तो सोहर जो है वो हमारा दूसरा हो जाएगा। नीचे बताते हैं, सोहर जो है ये है हमारा दूसरा, जो कि है जन्म उत्सव के दौरान गाया जाने वाला यह संस्कृत जो है सम्मिश्रण गीत को दर्शाता है। तो सोहर क्या है, जन्म उत्सव के दौरान गाया जाने वाला यह गीत है। फिर है बी का चौथा, तो बी का चौथा हो जाएगा चक्री। तो चक्री क्या है, जो है रबाब, सारंगी, तुकबनकारी के साथ कश्मीरी समूह गीत। तो ये कश्मीर की समूह गीत है। सी लेमन हो जाएगा पहला हमारा, पहाड़ियों की चोटियों पर लड़के लड़कियों द्वारा गाए गए प्रेम गीत गूंज उठे। और डी जो है कजरी, कजरी रिलेटेड है, वर्षा ऋतु में रात भर जो है गाए गए महिलाएं गीत। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ये फोक डांस होते हैं, फोक संगीत होते हैं, लोक गीत होते हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से गाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के उद्गम से नहीं लेती है? तो ये गंगा नदी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उद्गम से नहीं आती? गंगा नदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो ये राजपूत शासक का हमारा पृथ्वीराज चौहान। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और किसने इस युद्ध को जीता था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हरा दिया था। दूसरा आता है हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो कि है किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? तो औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने दक्कन अभियान चलाया था और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया था, मतलब कि साउथ वाले पार्ट में ज़्यादातर समय बिताया था किसने? औरंगजेब ने। तो हिस्ट्री से अभी आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री से बस बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप हिस्ट्री को भी अच्छी तरह से अपने लेवल पर अच्छा पढ़ के जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर, जो कि सीजीएल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। अगला है, नेक्स्ट आता है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, पर आपके लिए इतना बेसिक अच्छा नहीं है। आप सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आएगा। तो मौर्य साम्राज्य जो है वो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाएंगे, या फिर जो वंश है दिल्ली सल्तनत उसे आप काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करके जाएंगे, अकबर, बाबर, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 100 क्वेश्चन आता है, जो कि है कृषि क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र और श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आजीविका का विविधीकरण। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजीविका का विविधीकरण होता है कृषि क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा के क्षेत्रों में श्रमिकों का स्थानांतरण प्रक्रिया। तो जैसा आपने देखा, ये स्टेनो में पूछा हुआ पहले शिफ्ट का 50 क्वेश्चन था, जो कि जीके जीएस में पूछा गया है। तो आपने इसमें कंप्लीट किया 50 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं नए वेंडर के द्वारा। आपको सीजीएल एग्जाम्स के लिए किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है।
तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे यूज़फुल वीडियो लेके आते रहेंगे जो आपकी एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।